Hello everyone, welcome to Pahal classes. I am Rachna, your chemistry teacher. मैंने आप लोगों की आईसीएसई की केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की है। इसको सिर्फ आईसीएसई स्टूडेंट से फॉलो नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी 9th के स्टूडेंट है जो अपनी फाउंडेशन नीट और आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो भी मेरे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसी बात के साथ आज अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ लिया है। ऐसे कुछ चेंजेस हमने देख लिए हैं जो फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। आज हम लोग हमारे लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि हम केमिकल रिएक्शंस का बेसिस देखें कि वो किस बेसिस पे कैटेगराइज की हुई है, तो वो बेसिस होता है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करती है। ओके, उनके रिएक्ट करने का क्या तरीका है, उनके बेसिस पे जो रिएक्शंस होती है केमिकल, उनको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक होती है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक सेकंड होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और थर्ड होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चारों की रिएक्शंस है वो किस बेसिस पे डिवाइडेड है, कैटेगराइज है कि ये किस तरीके से रिएक्ट करती है और एक प्रोडक्ट फॉर्म करती है। ओके, तो इन चारों रिएक्शंस को आज हमें देखना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हम क्या देखने वाले हैं? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी आपके पास में रिएक्टेंट गिवन है वो डायरेक्ट कंबाइन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं। इस तरीके से क्या होती है, रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इन रिएक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नेम से ही पता चल जाएगा कि कोई एक सिंगल प्रोडक्ट है। ठीक है, वो सिंगल रिएक्टेंट है, वो क्या कर रहा है, रिएक्ट होकर डायरेक्ट किसी अदर रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। डायरेक्ट रिएक्शन और ये कॉम्बिनेशन का मतलब है कि वो डायरेक्ट कंबाइन हो रहे हैं, उनमें किसी चीज की कोई अदर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो देखो देखते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, 1 या फिर 2 रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली कंबाइन करके किसको बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। वेयर 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं डायरेक्ट और एक वो न्यू कंपाउंड का फॉर्म बनाते हैं तो वो भी क्या कैटेगरी हो जाती है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, देखो यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। फेरस होता है या आयरन बोल सकते हैं हम, वो सल्फर से मिलकर एफईएस का फॉर्मेशन करता है, एफईएस कंपाउंड का। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, देखो नेक्स्ट, वेयर एन एलिमेंट इन कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। ठीक है, 2 एलिमेंट्स भी क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड हो वो भी क्या कर सकते हैं, रिएक्ट करके किसी न्यू सब्सटेंस का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये सेकंड जो कंडीशन है उसके अंदर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हाइड्रोजन, ये कंपाउंड हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एलिमेंट से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, CH3OH बना रहा है। ठीक है, क्या बनाया है इसने, CH3OH बना लिया। ठीक है, और इसके ऊपर देखो आपको ये कंडीशन नजर आ रही होगी एरो के ऊपर, तो ये कंडीशंस क्या है, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है कि इन कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शंस क्या होती है, आसानी से हो जाती है। 430 डिग्री सेल्सियस की नीड होती है कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करके CH3OH बनाता है। ठीक है, मेथेनॉल बोलते हैं हम लोग इसको, और 200 एटमोस्फेयर की नीड होती है। और यहाँ पे ये ZNO और Cr2O3 क्या है, तो ये क्या कैटेलिस्ट है। मैंने आप लोगों को कैटेलिस्ट के बारे में भी बताया है कि कैटेलिस्ट क्या करता है, कोई भी रिएक्शन है उसकी क्या कर देता है, रेट इंक्रीज कर देता है, उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो ये यहाँ पे जो भी कंडीशंस एरो पे मेंशन होती है वो क्या होती है, सुटेबल कंडीशंस होती हैं। ठीक है,
हमने देखा यदि 2 एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं कंबाइन करके। सेकंड देखी हमने कंडीशन की, जब एक कंपाउंड या एक एलिमेंट कंबाइन करें तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब थर्ड हम देखेंगे कि जहाँ पे 2 कंपाउंड क्या कर रहे हैं, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये 2 कंपाउंड्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अमोनिया है, वो हाइड्रोजन क्लोराइड से कंबाइन होके क्या बना रहा है, अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, ये बहुत इजी रिएक्शंस है, नाम से ही हमें पता चल जाएगा। आपको एग्जाम्पल्स भी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये भी हमें नाम से पता चल रहा है। डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होना। कोई भी आपके पास में सब्सटेंस है वो टूट कर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखो, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक आपके पास में सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होके सिंपल प्रोडक्ट को आपको देता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्ट कंबाइन मतलब 1 या 2 एलिमेंट्स है वो मिलके कंबाइन होके एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी एक आपके पास में सब्सटेंस है, कंपाउंड है, वो ब्रेक डाउन होके क्या बना रहा है, 2 न्यू कंपाउंड्स आपको फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, MgCO3 की रिएक्शन यदि अपन करवाते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट था, MgCO3, उसको आपने हीट दी। ठीक है, तो उसके ब्रेक डाउन हुए बॉन्ड्स और वो किस सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, किस किस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एग्जाम्पल है किसका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो हीट की प्रेजेंस में भी हो सकती है। यदि हम इलेक्ट्रिसिटी, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस के अंदर क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट यदि अपन प्रोवाइड कर देते हैं उसके अंदर तो वो अपने सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम हीट देकर भी करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके भी करवा सकते हैं, कैटलिस्ट की हेल्प से भी हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवा सकते हैं एंड लाइट की हेल्प से भी। ठीक है, और वो सब डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन। ठीक है, कुछ रिएक्शंस होती है जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाती है, कुछ होती है जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती हैं, कुछ लाइट की प्रेजेंस में एंड कुछ हीट की प्रेजेंस में होती है। हमने हीट का एग्जांपल देख लिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करवाया हमने। अब हम एक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देख लेते हैं। यदि हमारे पास में सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, उसमें हम यदि इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हमारे पास में सोडियम एंड क्लोराइड का एलिमेंट्स का क्या मिलता है, 2 न्यू सब्सटेंस मिलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यदि कैटलिस्ट से करवाना हो तो कैटलिस्ट का तो मैंने आप लोगों को बताया ही है एग्जाम्पल। कैटलिस्ट का एग्जाम्पल क्या, H2O2 भी था। H2O2 का डिकम्पोजिशन यदि आप लोगों को याद हो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड का हमने क्या करवाया, KClO3 का डिकम्पोजिशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट कौन सा है, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, MnO2 की प्रेजेंस में करवाया है तो वो फटाफट रेट इंक्रीज होती है और किसमें डिकम्पोज हो जाता है, KCl और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस के अंदर भी क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है। यदि लाइट की प्रेजेंस में हम डिकम्पोज करवाते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। तो आपको कभी फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखना हो, कभी पूछ लिया जाए तो आप वैसी रिएक्शन का एग्जाम्पल, डिकम्पोज रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखो जिसमें लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। यदि ऐसी रिएक्शंस जिनमें लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। कोई दूसरी फोटोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होती है, उन्हीं को बोलते हैं। एग्जाम्पल, यदि हम सिल्वर नाइट्रेट का लाइट की प्रेजेंस के अंदर डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो ये सिल्वर NO2 और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह यदि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये टर्म है जो आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है,
फोटोकेमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल से भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हमने 2 रिएक्शंस पढ़ ली है, हमें 2 और पढ़नी है, लेकिन उससे पहले आपको आनी चाहिए एक सीरीज जिसको बोलते हैं हम एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब ये एक्टिविटी सीरीज क्या होती है इसे देख लेते हैं। यदि आप कोई भी एलिमेंट्स है आपके सामने, मेटल्स हैं, उनका अरेंजमेंट उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग करते हो, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग करते हो कि कौन सी एलिमेंट है, कौन सा मेटल है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, वो कितना किसी एलिमेंट से रिएक्ट करके किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्म कर सकती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्ट करने की टेंडेंसी उसकी कितनी है न्यू सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाने की। ठीक है, तो यदि जितने भी एलिमेंट्स आपके पास में है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनका यदि आप अरेंजमेंट स्टार्ट करते हो उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट करते हो कि सबसे ज़्यादा जिसकी रिएक्टिविटी है पहले उसको रखा, फिर उससे कम को, फिर उससे कम को, इस तरीके से यदि आपने अरेंजमेंट किया तो आपके पास में जो टेबल आती है, जो सीरीज मिलती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एक्टिविटी सीरीज। और हमने अरेंज किस बेसिस पे किया, केमिकल रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो जब भी आपके पास में एलिमेंट्स को आप केमिकल रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो आपको एक सीरीज मिलती है, उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, समझ आया एक्टिविटी सीरीज किसे बोलते हैं? चलो देख लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज क्यों मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो आगे हम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इन रिएक्शंस में आपको केमिकल सीरीज आनी चाहिए, एक्टिविटी सीरीज। यदि एक्टिविटी सीरीज आपको आती है तो आसानी से बता सकते हो कि कौन सी मेटल है वो किससे डिस्प्लेस होगी और किससे नहीं होगी। ठीक है, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले इसके फीचर्स देख ले हम लोग, क्या बात इंपॉर्टेंट है इस एक्टिविटी सीरीज की। देखो, जो भी एक्टिविटी सीरीज आपने अरेंज की, जो भी सबसे ऊपर प्रेजेंट है एक्टिविटी सीरीज में, सबसे पहले प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, पता है हमें, क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होगी उसकी केमिकल रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा होगी। केमिकल रिएक्टिविटी यदि उसकी सबसे ज़्यादा होगी तो वो क्या हो सकती है, दूसरी अपने नीचे जो प्रेजेंट है एलिमेंट, उसको क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है उसके सॉल्यूशन से। ठीक है, देखो, ए मेटल प्लेस्ड हायर अप इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस्ड ए मेटल प्लेस्ड लोअर इन द सीरीज फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, ऊपर जो भी एक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्रेजेंट है मेटल, वो उससे नीचे प्रेजेंट मेटल को क्या कर सकती है, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। अभी अपन एक्टिविटी सीरीज देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है, क्योंकि ऊपर वाली की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है नीचे वाली से। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मेटल्स प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स while those placed below hydrogen may react with an acid but do not displace hydrogen। ठीक है, क्या करती है मेटल्स, जो क्या करती है, हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट होती है, वो क्या कर सकती है, हाइड्रोजन को, एसिड है हाइड्रोजन का कोई, उससे डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एसिड H2SO4 है, उसके ऊपर जिंक, ये सब सीरीज में प्रेजेंट होते हैं, तो जिंक उसके एसिड से उसको क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। लेकिन जो नीचे प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन से, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के नीचे कॉपर प्रेजेंट होता है, मरकरी प्रेजेंट होता है, तो ये सब लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को उसके एसिड से हटा नहीं सकते हैं, उसके साथ रिएक्ट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब हम एक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो आपको ये दोनों पॉइंट्स फिर से समझ आ जाएंगे। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ऊपर क्या आएगी, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, यहाँ पे नजर आ रहा है कौन सी है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जितनी भी ऊपर, मैंने जस्ट आपको भी बताया कि हाइड्रोजन से जितनी भी ऊपर होगी वो हाइड्रोजन को उसके एसिड से रिमूव कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है, बट जो नीचे होगी वो नहीं कर सकती है, वो रिएक्ट कर सकती है बस। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? चलो आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम लोग क्या बोलना चाह रहा है। ये यहाँ पे देखो, दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाली कम रिएक्टिव है। और हमें पता है हमने अरेंज कैसे किया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे हमें क्या मिलती जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। ओके,
ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आनी चाहिए। यदि ये आएगी आप लोगों को तो फिर आप डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप किसको डिस्प्लेस कर सकते हो और किसको नहीं कर सकते हो। ओके, तो अब आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्टिव मेटल्स क्या होती है, अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स प्रेजेंट है, जस्ट अभी हमने देखी, क्या देखी, हाइड्रोजन के ऊपर देखो ये जितनी भी रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन के एसिड, मैंने एग्जांपल लिया था H2SO4 को क्या कर सकती है, हाइड्रोजन से डिस्प्लेस कर सकती है। यदि मैं एक एग्जांपल लूँ, जिंक, एक्टिविटी सीरीज आ गई, तो आपको पता है जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन का ये सॉल्यूशन ही तो फॉर्म में है, एसिड की फॉर्म में, तो क्या जिंक हाइड्रोजन को इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये ZnSO4 बना लेगा जिंक, और यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, इन दिस रिएक्शन द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। बिल्कुल सही है, डिस्प्लेसमेंट मतलब मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह खुद ले सकता है, उसको हटा सकता है। ओके, देखो एग्जाम्पल, जिंक की रिएक्शन यदि H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो ZnSO4 बनता है और H2 गैस क्या होती है, इवोल्व होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब आगे मूव करते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही मेटल थी जो क्या कर रही थी, किसी सॉल्यूशन से उसको हटा रही थी दूसरी मेटल को, लेकिन अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई भी आपको 2 रिएक्टेंट्स गिवन है, उन दोनों रिएक्टेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। डबल बार डिस्प्लेसमेंट होता है, एक ही बार नहीं होता है। ठीक है, नाम से ही पता है डबल डिस्प्लेसमेंट। चलो देखते हैं। इन दिस 2 कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करने में। दिस अकर बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस और एटम्स। द जनरल रिएक्शन कैन बी रिटन एज, उसके अंदर जो आयंस होते हैं उनकी क्या होती है, म्यूचुअल एक्सचेंजिंग होती है। कैसे होती है, इस रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा ये जनरल रिएक्शन है। A+B- एक कंपाउंड है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो होता ही है किसी भी कंपाउंड में। इधर देखो ये हो गया C+D-। अब ये क्या होगा, फर्स्ट कंपाउंड का A पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से रिएक्ट कर लेगा। देखो यहाँ पे कर रहा है A+D-, और सेकेंड कंपाउंड का B- दूसरे के पॉजिटिव से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, जो ये कर रहा है। ठीक है, समझ आई। ऐसे ही हम रिएक्शन का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं किसी भी। देखो, these reaction usually take place in aqueous solution. Some example of double displacement reaction is follow. ये रिएक्शंस होती है जनरली एक्वस सॉल्यूशन में ही करवाई जाती हैं। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस रिएक्शंस के। एक होती है ऐसी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, आपको 2 कंपाउंड्स गिवन होंगे, वो एक दूसरे के आयन एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। एक होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, एसिड और बेस क्या होते हैं, मिक्स होके आयन चेंज करते हैं, रेडिकल्स चेंज करते हैं, तो उनसे साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। समझ आया यहाँ तक। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि उसके अंदर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है आयन की म्यूचुअल एक्सचेंजिंग से। और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें एसिड और बेस क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। देख लेते हैं रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसोल्यूबल वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। यदि सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन AgNO3 से करवाते हैं तो हमारे पास में AgCl, सिल्वर क्लोराइड की वाइट पीपीटी बनती है। कैसी होती है इसकी, वाइट पीपीटी बनती है और NaNO3 का फॉर्मेशन होता है। ओके, समझ आया। सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको, नाइट्रेट। ठीक है, देखो यहाँ पे यदि मैं इसकी बात करूँ रिएक्शन की, तो ये Na+ है, ये Cl- है। इधर यदि हम बात करें तो Ag+ + NO3- है। ओके, तो ये रिएक्शन देखो, इसका Na किससे मिलेगा, इस माइनस से मिलेगा, क्या बना लेगा, NaNO3। यही तो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिलेगा और क्या बनाएगा, AgCl। और AgCl जैसे ही बनता है तो वो कैसे बनता है, वाइट पीपीटी की फॉर्म में फॉर्मेशन होता है उसका। ओके, आगे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
रिएक्शन व्हेन एसिड एंड बेस मिक्स दे एक्सचेंज देयर रेडिकल्स एंड फॉर्म कंपाउंड्स कॉल्ड साल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल है आपको गिवन है, NaOH की रिएक्शन यदि HCl से करवाते हैं, NaOH बेस होता है और HCl क्या होता है, एसिड होता है। यदि इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं तो उसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव आपको नजर आ रहा है इनमें, वो एक दूसरे से रिएक्ट करके एक्सचेंज करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये थी रिएक्शंस, कुछ हमने देखी, 4 रिएक्शंस देख ली, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारी यहाँ पे रिएक्शंस पूरी होती है। अब हम देखेंगे एनर्जी चेंजेस इन केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस होता है, मैंने आपको केमिकल चेंजेस के कुछ वो भी बताए थे, नेसेसरी कंडीशन, उसमें हीट भी रिक्वायर होती है, क्लोज कॉन्टेक्ट होता है तो हीट रिक्वायर होती है। तो हीट कैसे रिक्वायर होती है वो सब हम पढ़ेंगे। और इनमें 2 रिएक्शंस भी होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वो भी हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इन ए केमिकल रिएक्शन और इन ए केमिकल चेंज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। केमिकल चेंज होता है, हीट के बारे में हमने पढ़ा था, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। हमने एग्जाम्पल्स भी इनके देखे थे कि लाइट से कौन सी रिएक्शंस होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी देखा था कि वाटर का डिकम्पोजिशन होता है। ये सब हमने रिएक्शंस देखी थी। तो क्या इनमें किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी की नीड थी, बिल्कुल थी, और कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और कुछ क्या करती है, इवॉल्व करती है। ठीक है, तो देखो, द रीजन इज दैट ओल्ड बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट ब्रेक टू फॉर्म न्यू बॉन्ड टू गिव न्यू प्रोडक्ट्स। इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों नीड होती है एनर्जी की, क्योंकि जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक करके न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो किसी भी ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम्ड होती है, और यदि न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये बात आपको हमेशा क्लियर रहनी चाहिए, ध्यान में होना चाहिए कि जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होता है एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी चाहिए होगी, और जब भी बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है, तो एनर्जी हमेशा क्या होगी, रिलीज होगी। देखो, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, आपको भी ध्यान में रखना है। यदि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है तो एनर्जी कंज्यूम होगी, रिक्वायर होगी, और यदि बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। ठीक है, हेंस एवरी केमिकल रिएक्शन इज अकम्पेनाइड बाय ए नेट एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। ओके, और इस बेसिस पे रिएक्शंस होती है, वो एक्सोथर्मिक टाइप की भी होती है और एंडोथर्मिक टाइप की भी होती है। 2 टाइप की रिएक्शंस होती है। फर्स्ट रिएक्शंस हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जो क्या करती हैं, उन रिएक्शंस के अंदर हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ओके, तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। An exothermic reaction is a chemical reaction that involves the release of energy in the form of heat or light. हीट के फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज हो सकती है और लाइट की फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज हो सकती है। बस आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो जरूर उस रिएक्शन में क्या हो रही होगी, एनर्जी रिलीज हो रही होगी। और जनरली एनर्जी रिलीज कब होती है, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखा, जस्ट अभी पीछे बताया मैंने आपको स्टार मार्क करके, एनर्जी रिलीज कब होती है, जब न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो हमें रिएक्शंस देखनी पड़ेगी। एग्जांपल्स देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल इन एयर, कोल में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। यदि कार्बन को हम एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं, मतलब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में बर्न किया तो क्या बनता है, CO2, और हीट रिलीज होती है। CO2 बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन से, इसका मतलब है कि उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। पहले सिंगल कार्बन था, सिंगल ऑक्सीजन था, यदि वो कंबाइंड हो रहे हैं मतलब बॉन्ड तो बनाया होगा उन्होंने। यदि न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज है तो कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इन एयर, यदि मैग्नीशियम रिबन होता है या वायर होता है, उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास में मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट थे, इन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है कंबाइन करके, मतलब इनमें न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बिना बॉन्ड के तो नहीं बन सकता ना, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ।
न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ मतलब एनर्जी रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एनर्जी रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एनर्जी रिलीज कब होती है, जब न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यहाँ पे भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है क्योंकि न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज, और एनर्जी रिलीज तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है हमारी। यदि उसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही थी, टू टाइप से तो बताए हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो आपको खुद को ही पता चल जाना चाहिए, जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है या फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट। याद रखना है क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है हीट का, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। यहाँ पे क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। जब हम नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास में फॉर्मेशन होता है NO का, ठीक है। ये भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अंदर हमें रिएक्टेंट्स को क्या देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, वो एब्जॉर्ब करके ही नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है डिकम्पोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका डिकम्पोजिशन करवाओगे। डिकम्पोजिशन भी क्या है, उसका हीट एब्जॉर्ब चाहिए डिकम्पोजिशन करवाने के लिए, तो वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो हमने देख ली एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या क्या होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी देख ली, एग्जाम्पल्स भी देख लिए, ठीक है। अब एक आती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जस्ट मैंने अभी बताई थी कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है, बताया था। चलो दोबारा देख लेते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके होती है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही होती है, उनकी प्रेजेंस में ही होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जिनको लाइट एनर्जी की क्या होती है, नीड होती है रिएक्शन होने के लिए, उनको क्या बोल देते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के एग्जाम्पल क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अभी हमने जस्ट पीछे देखा था प्रीवियस स्लाइड पे, ठीक है। फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड का कॉम्बिनेशन करवाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ओके। एंड फोटोसिंथेसिस बेस्ट एग्जांपल 6O2, ओके। फोटोसिंथेसिस बेस्ट एग्जांपल है, हमें सनलाइट की नीड होती है, सनलाइट की नीड में ही ये रिएक्शंस हो सकती है, विदाउट सनलाइट ये रिएक्शन कभी नहीं हो सकती। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी होती है। बेस्ट एग्जांपल फोटोसिंथेसिस आप इसका लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए हैं, आप तीनों याद रखो और लिखो, कोई सा भी सब चलेगा, लेकिन बेस्ट इसका एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस होता है, ओके। तो हमने फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी देख ली। अब एक और रिएक्शंस आती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, वही जो मैंने आपको अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बताया था। यदि किसी रिएक्शन को डिकम्पोज करने के लिए, किसी एलिमेंट को हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट की नीड होती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो ये अलग से कैटेगराइज करके दी हुई है। द केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। समझ आया, एग्जाम्पल हमें पता है, डिकम्पोजिशन ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यदि सोडियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट को यदि हम पास करते हैं तो हमारे पास में सोडियम और क्लोराइड में वो डिकम्पोज हो जाता है। तो किसकी नीड है उसको डिकम्पोज करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट की, इसलिए हम उसे क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूज पोटेशियम क्लोराइड ब्रेक्स इनटू इट्स आयन। वही पोटेशियम क्लोराइड को यदि हमें ब्रेक डाउन करना है तो हमें किसकी नीड है, इलेक्ट्रिक करंट की, तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। हमने अपनी सारी केमिकल रिएक्शंस देख ली है। आपका सेकंड चैप्टर भी आज कंप्लीट हो चुका है। हमने आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर लिया है, पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, आईसीएसई केमिस्ट्री का 9th का। आज हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपके थर्ड चैप्टर के साथ आऊँगी, आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाऊँगी। तब तक आप लोग ये अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए इन चैप्टर्स को। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने रिएक्शंस जितनी भी थी आपकी केमिकल वो सारी पढ़ ली है।
4 रिएक्शंस हमने पढ़ी, उसके अलावा हमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी देख ली और फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस और उनके एग्जाम्पल्स भी देख लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक मेरे वीडियोस देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।